हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। मैं हूं अंजुश्री मिश्रा। आज मैं आप लोगों के लिए विराम चिन्ह लेकर आई हूं जो आपको वाक्य में क्यों लगाए जाते हैं, है ना, और कितने प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं, उनको किस जगह पर लगाया जाता है, किस स्थान पर लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है ना, ये सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। तो चलिए हम देखते हैं विराम चिन्ह। ठीक है, विराम का अर्थ होता है बच्चों ठहराव या फिर रुकना। किसी भी वाक्य में क्या करना है, ठहराव या रुकना, क्योंकि हम वाक्य की बात कर रहे हैं। तो वाक्य में क्या करते हैं हम, या बोलचाल की भाषा में क्या करते हैं, रुकते हैं। कुछ समय के लिए हम रुकते हैं तो वो कहलाता है विराम या फिर ठहराव। तो देखिए, किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते या लिखते समय किसी कथन को समझाने के लिए अथवा भावों को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच में या अंत में थोड़ा रुकना होता है, और इसी रुकावट का संकेत देने वाले लिखित चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। विराम चिन्ह के प्रयोग से भावों को आसानी से समझा जा सकता है और भाषा में स्पष्टता आती है। यदि उचित स्थान पर इनका प्रयोग ना किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है, अर्थात अर्थ बदल सकता है। यदि हम उचित स्थान पर विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करते हैं और थोड़ा हटके कर देते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है, बदल जाता है। जैसे देखो, यहाँ दिया रोको, रोको के बाद में विराम चिन्ह लगा है, इसको अल्पविराम कहा जाता है। तो ये अल्पविराम बस थोड़ी कम समय के लिए, कम शब्दों में लगता है। ठीक है, जैसे रोको मत जाने दो, तो यहाँ पर देखिए रोको मत जाने दो। तो कहा गया है कि भाई कोई भी व्यक्ति मान लो आया है तो उसको बोला है कि रोको मत जाने दो, मतलब रोको उसको, जाने मत दो। अब दूसरा वाक्य क्या कहता है, रोको मत, मतलब किसी भी व्यक्ति को रोको मत, मतलब उसको नहीं रोको। क्या किया है, जाने दो, चले जाने दो, उसको रोकना नहीं है। इसका ये अर्थ निकला। ठीक है, तो देखो विराम चिन्ह विराम चिन्ह जो है लगने के बाद देखो इनके अर्थ बदल गए हैं, है ना। तो इस प्रकार हिंदी में कई तरह के विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, तो उसका हम अब डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको आसानी हो गई, क्योंकि बच्चों ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और कई बार पूछ लिए जाते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दे दिया कि ये कौन सा चिन्ह है, ये कौन सा चिन्ह है। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये चिन्ह कौन सा है। ठीक है, उस प्रकार से हम देखते हैं स्टार्टिंग से 1 से देखते हैं कि ये टोटल मतलब मुख्य रूप से 12 होते हैं। जैसे पूर्ण विराम हो गया, अर्ध विराम हो गया, अल्प विराम हो गया, प्रश्न सूचक, विस्मय सूचक, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, त्रुटिपूर्ण पूर्वक जो चिन्ह या हंस पद बोलते हैं उसको, और नेक्स्ट लास्ट है संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह। इतने प्रकार के चिन्ह होते हैं, है ना। टोटल कितने, 12। तो मुख्य रूप से 12 चिन्ह होते हैं जो हमारी भाषा में हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका पढ़ते हैं पूर्ण विराम के। पूर्ण विराम कब होता है कि पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य, जब हमारा पूरा वाक्य कंप्लीट हो जाता है, खत्म हो जाता है और उसके अंत में हम लगाते हैं। ठीक है, उसको पूर्ण विराम कहते हैं। जहाँ प्रश्न पूछा जाता हो उसे छोड़कर, अगर कोई प्रश्न पूछ रहा है तो वहाँ पर उसको छोड़कर, मतलब उस जब प्रश्न पूछेंगे तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, तो उसको छोड़कर हर प्रकार के वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। सिर्फ प्रश्न सूचक वाक्य में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखिए, जैसे सुबह का समय था, तो सुबह का समय था, तो यहाँ पर हमारा पूरा वाक्य बन गया। ठीक है, जैसे फूल तोड़ के लाओ, ये क्या है, पूरा वाक्य हो गया। तो ये जहाँ पूरा वाक्य हो जाता है वहाँ पर हमारा विराम चिन्ह प्रयोग किया जाता है। जैसे भारत देश मेरा देश है, तो यहाँ पर भी ये देखो लास्ट में विराम चिन्ह लगा है। अब देखते हैं अर्धविराम। अर्धविराम में देखते हैं, अर्धविराम में देखो एक ऊपर बिंदी रहती है और नीचे थोड़ा सा ऐसा थोड़ा टेढ़ा सा एक चिन्ह होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अर्धविराम। अर्धविराम कहाँ यूज़ किया जाता है, जहाँ हमारा पूरा वाक्य में हमें आधे वाक्य में क्या होता है, रुकना होता है ना। पूर्ण वाक्य में नहीं, आधे वाक्य में हमको रुकना होता है, वहाँ पर क्या लगा जाता है, अर्धविराम लगा जाता है। और जब वाक्य पूरा हो जाता है तो वहाँ पूर्ण विराम लगा दिया जाता है।
तो देखिए, जहाँ पूर्ण विराम जितनी देर ना रुककर उससे कुछ समय रुकना हो, अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग विपरीत अर्थ प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। तो जैसे भगत से नहीं रहे, तो देखिए नहीं रहे यहाँ पर अर्ध विराम हो गया, वे अमर हो गए। ठीक। नदी में बाढ़ आ गई, सभी अपना घर बार छोड़कर जाने लगे। तो देखो यहाँ पर अर्ध विराम हो गया और जब पूर्ण वाक्य हो गया हमारा तो वहां पर पूर्ण विराम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अल्पविराम। अल्पविराम कहते हैं मतलब वो कम समय के लिए। तो अल्पविराम का प्रयोग अर्धविराम से भी कम समय रुकने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग समान पदों को अलग करने, उपवाक्यों को अलग करने, उद्धरण से पूर्व, उपाधियों के पूर्व, संबोधन और अभिवादन के बाद आदि स्थानों में इसका प्रयोग होता है। जैसे बहुत सारे एक साथ नाम दे दिए, क्या बोलते, समान पदों को अलग करने के लिए। ठीक है, जैसे माला है, अलग हो गई, जैसे फूल है, माला है। ठीक है, और भी अलग शब्द हैं, है ना, उनको अलग करने के लिए हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्नसूचक। प्रश्नसूचक चिन्ह सरल है। प्रश्नसूचक चिन्ह में क्या होता है, जहाँ पर हम प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों या शब्दों के अंत में किया जाता है। कभी कभी संदेह, अनिश्चय या व्यंग्यात्मक भावों की स्थिति में कोष्टक के बीच में किया जाता है। जैसे क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया, तो क्या से शुरू हो रहा है ना, तुम कब जाओगे। तो यह क्या है, प्रश्न जो सूचक चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा, विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक चिन्ह क्या कहलाते हैं, जब वाक्य में खुशी, हर्ष, घृणा, दुख, है ना, जो हमारे हृदय के भाव हैं, दया, क्रोध, विस्मय आदि भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संबोधन के बाद भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे वह कितना सुंदर पक्षी है, वह कितना सुंदर पक्षी है। तो जब हम वाह बोलेंगे कितना सुंदर, मतलब हमने उसको देखा नहीं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं ना, कितना सुंदर पक्षी है। जैसे अरे, अरे के बाद देखो लगा है, अरे तुम आ गए। देखिए यहाँ पर लास्ट में भी लगा है और यहाँ पर आखिरी स्टार्टिंग में भी लगा है। अब देखिए, ओह तुम्हारे दुख तो बहुत बुरा, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। तो यह क्या, दुखवाचक है। ठीक, आगे चलते हैं। छठवां देखें योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या होते हैं, जब हम किसी दो युग्म मतलब कोई दो शब्दों को हम जोड़ते हैं, उनके मध्य योजक चिन्हों का प्रयोग होता है। ठीक है, और संधि में भी योजक चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे समास में, जैसे द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे और प्रकाशोक्ति अलंकार में भी योजक चिन्हों का प्रयोग होता है, जब दो शब्द एक जैसे हों और उनके बीच में योजक चिन्ह, या फिर विपरीत शब्द हों उनके बीच में भी योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग युग्म पदों के मध्य या दो शब्दों में संबंध स्पष्ट करने के लिए या फिर शब्दों को दोहराने की स्थिति में किया जाता है। जैसे पीला सा, खेलते खेलते, सुख दुख। उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि सभी के जीवन में सुख दुख तो आते रहते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा सुख और दुख योजक चिन्ह है, दिन रात योजक चिन्ह है। ठीक है, जैसे पिता पुत्र, माता पिता, ये सब क्या है, समास है ना, तो द्वंद्व समास है, तो यहाँ पर बीच में भी योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सातवां, निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह क्या करता है, जब हम कोई शब्द को व्याख्या करने जा रहे होते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में विस्तार पूर्वक बताने के लिए जा रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम निर्देशक चिन्ह का यूज़ भी करते हैं। जैसे किसी भी निर्देश या सूचना देने वाले वाक्य के बाद या किसी कथन को उद्धृत करने, मतलब कोई कथन है उसको स्पष्ट करने या बताने के लिए या उदाहरण देने के लिए हम किसी नाम या लेखक आदि का लिखने के लिए किया जाता है। जैसे हमारे देश में अनेक देशभक्त हुए, अब हमारे देश में अनेक देशभक्त हुए, उसके बाद में हम क्या करते हैं, निर्देश चिन्ह लगाते हैं। जैसे, है ना, जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी एक्स्ट्रा आदि। ठीक है, माँ ने कहा बड़ों का आदर करना चाहिए, तो माँ ने कहा, है ना, क्या कहा, कहा के बाद
निर्देशक चिन्ह आ गया, क्या कहा माने कि बड़ों का आदर करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट हम देखते हैं 8वां, उद्धरण चिन्ह क्या कहलाते हैं कि उद्धरण चिन्ह हम लगाते जब कोई भी हमको वाक्य में किसी भी चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करके हमको बताना होता है ना, तो हम उसके उद्धरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे किसी कहे कथन या वाक्य को या किसी रचना के अंश को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना हो। ठीक है, कोई भी वाक्य है, रचना है, कोई भी अंश है, उसको हमको ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना हो तो कथन के इस आदि और अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकहरे और दोहरे। तो इकहरे चिन्ह का प्रयोग विशेष व्यक्ति जैसे ग्रंथ, उपनाम आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे जब किसी की कही बात को ज्यों की त्यों मतलब जैसे उसने बोले हैं वैसे ही कहने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे ज्यों का त्यों बोलने के लिए से गोदान में देखो उद्धरण चिन्ह लगा, लेकिन सिंगल लगा, प्रेमचंद का उपन्यास है। ठीक है, तो गोदान एक प्रेमचंद का उपन्यास है। ठीक, अब देखिए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, यहाँ कामा लगा है अल्पनाम। ठीक है, तो दिल्ली चलो क्या देखो इसमें उन्होंने हाईलाइट किया कि क्या दिल्ली चलो, तो दोनों इन्वर्टेड कामा में लगे हुए हैं। आगे देखते हैं 9वां, विवरण चिन्ह क्या होता है, इसका प्रयोग विवरण या उदाहरण देते समय किया जाता है। जब हम किसी का विवरण दे रहे होते, उदाहरण दे रहे होते, जैसे गांधी जी ने 3 बातों पर बल दिया है ना, कौन कौन सी 3 बातों पर बल दिया, आप उन्होंने सत्य, अहिंसा और प्रेम। तो गांधी जी ने विवरण दिया, क्या 3 बातों पर क्या किया, बल दिया, सत्य, अहिंसा और प्रेम। अब कोष्टक चिन्ह जो आप जानते हैं, कोष्टक चिन्ह कि वाक्य के बाद बीच में आए पदों अथवा शब्दों को पृथक रूप देने के लिए कोष्टक में हम कोष्टक लगा के उन शब्दों को हम लिख देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया गया है 4 वेदों। अब भाई 4 वेदों की महत्ता बताई गई। अब वो 4 वेद कौन कौन से हैं ना, तो 4 वेद हमने लिख दिए यहाँ पर कोष्टक में कि साम, ऋक, यजु और अथर्व। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं त्रुटिपूर्ण चिन्ह या हंस पद। तो त्रुटिपूर्ण चिन्ह या हंस पद को देखो कैसे लगाया जाता है, इस प्रकार से लगा दिया जाता है। जब हम कोई वाक्य कहते हैं और वो चीज़ हम भूल जाते हैं, बीच में कोई चीज़ छूट जाती है, तो वहाँ पर हमें क्या करते हैं, चिन्ह लगा देते हैं हंस पद का। ठीक है, या त्रुटिपूर्ण। तो देखिए श्रेया माता पिता के साथ खालिस्तान गई, खालिस्तान नहीं बोल सकते, यहाँ वो चीज़ छूट गया जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में, है ना, तो हम क्या करते हैं, श्रेया माता पिता के साथ और यहाँ हंस पद लगा देते हैं और यहाँ लिख देते हैं ऊपर बाजार। ठीक है, इस प्रकार से। आगे देखते हैं 12 पर आते हैं, संक्षेप सूचक किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे बिंदु लगा देते हैं या शून्य लाघव चिन्ह के नाम से जाना जाता है। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर देखना, यहाँ पर लिखा है BA, है ना, BA लिखा है, तो हम इसको पूरा नहीं लिखेंगे, बैचलर ऑफ आर्ट्स, है ना। ये देखिए डॉक्टर अनुष्का शर्मा, तो यहाँ पर देखिए डॉक्टर लिख दिया, पूरा हम डॉक्टर नहीं बनाते, यहाँ ऐसा 0 लगा देते हैं यहाँ पर, और ये ऊपर क्या हो गया, डॉक्टर अनुष्का शर्मा। पंडित बनाने के लिए हम पूरा नहीं लिखते हैं पंडित, तो हम ऊपर बिंदी लगते हैं और यहाँ पर ऐसा पंडित रामस्वरूप शर्मा। इस प्रकार से जब हम कोई शब्द को छोटा दर्शाने के लिए क्या करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन मार्क। अब देखिए प्रश्न अभ्यास कर लेते हैं, इसमें आपको कौन कौन से शब्द क्वेश्चन आपसे बने, देखिएगा। विराम चिन्ह किसे कहते हैं, इनका प्रयोग करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो विराम चिन्ह किसे कहते हैं, ये हमने आपको बताया कि जब हम अपनी बात को कहने के लिए या पढ़ने या लिखने के लिए क्या करते हैं, विराम चिन्हों का उपयोग करते हैं। ठीक है, यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम अपने बात को स्पष्ट तरीके से समझा सकें। ठीक, आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 2 में देखें, निम्नलिखित विराम चिन्हों के सामने उचित चिन्ह लगाकर एक एक उदाहरण दीजिए। तो ये देखिए लाघव चिन्ह दिया गया है, इनके उदाहरण आप लोग करेंगे। ठीक है,
कि लाघव चिन्ह किसे कहते हैं, कोष्टक चिन्ह किसे, पूर्ण विराम, अल्प विराम क्या होता है, प्रश्न सूचक क्या होता है। नेक्स्ट देखना, निम्न के चिन्ह लिखो, इनको आपको चिन्ह लिखना है। तो इनके चिन्ह क्या लिखोगे, जैसे पूर्ण विराम है तो पूर्ण, अब हंस पद है तो हंस पद कैसा ऐसा बनाया जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। संक्षेप सूचक शब्द में हम ऐसा जीरो बना देते हैं। अल्प विराम में क्या करते हैं, ऐसा थोड़ा सा अल्प विराम आ जाता है हमारा। अर्ध विराम में क्या करते हैं, ऊपर बिंदी होती है और थोड़ा सा ऐसा अल्प विराम हो जाए। क्वेश्चन मार्क में क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, इस प्रकार से। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। जो नीचे लिखे वाक्य उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करें। मेज पर पुस्तक, पेंसिल व बैग रखा है। तो देखिए इसमें दो शब्द बोले गए हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें कामा लगा देते हैं। तो देखिए ये कौन सा शब्द हो जाएगा, अल्पविराम, ठीक है। अरे देखो वह कौन आ रहा है, तो अरे के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर आश्चर्यवाचक चिन्ह लगा देंगे कि अरे वो कौन आ रहा है। अब देखिए गोदान और कृष्ण प्रेमचंद जी का उपन्यास है, तो गोदान में क्या जाएगा, इन्वर्टेड कामा में वाक्य जाएगा, है ना, सिंगल इन्वर्टेड, क्योंकि गोदान किसका है, प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास है, इस प्रकार से। चलिए तो बच्चों ये वीडियो मेरा आज कंप्लीट हुआ। यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लगा, मेरा समझाना अच्छा लगा, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में लिखिए कि कैसा लगा आप लोगों को मेरा पढ़ाना, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें रहती हैं और यही छोटी छोटी बातें हमको आगे तक हम ले जाती हैं और सफलता दिलाती हैं। तो हमें हमेशा छोटी बातों को क्या करना चाहिए, या छोटी चीज़ों को जो हम पढ़ते हैं उनको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़ा तो सबसे बड़ा, हर किसी से बड़ी चीज़ें नहीं बनती, लेकिन छोटी चीज़ें सबसे बननी चाहिए, ठीक है। इस चीज़ के साथ में आप लोग हमेशा अपनी पढ़ाई किया करो, क्योंकि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको ही मिला के चीज़ें बड़ी बनती हैं, ठीक है। तो इनको ध्यान में रखकर ही आप लोग अपना अध्ययन करिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।